गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग सर्कल सीखे थे, जिसमें बेसिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड व्हाट इज द कंडीशन, सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, इसके बारे में सीखे थे। ठीक है, आज डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल में या डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सर्कल में आगे बढ़ते हैं और डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को सीखने जा रहे हैं। तो लिखिएगा, diametric equation of a circle. The next form is थर्ड नंबर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये सीखे थे जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ गिवन रेडियस एंड सेंटर। द सेकंड इज जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल या सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, सेकंड टाइप था, सेकंड फॉर्म था। द थर्ड फॉर्म इज डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। Diametric equation of a circle. डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल का मतलब क्या हुआ? इसमें बेसिकली कंडीशन क्या दिया हुआ रहेगा कि बी हैव कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर। हम लोगों के पास कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर गिवन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लेट ए बी ए डायमीटर, लेट लाइन सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल सी ऑफ अ सर्कल which coordinate of extremities A is x1 by 1 and other extremities B is x2 by 2। मतलब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है जबकि लाइन सेगमेंट, डायमीटर के सेगमेंट का एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, जैसे एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट पता होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये सर्कल है और ए और बी इसका डायमीटर है और ए और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 by 1, x2 by 2। ठीक है, और ये कोई भी पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली। तो इक्वेशन फॉर रिक्वायर्ड सर्कल इज, इक्वेशन फॉर रिक्वायर्ड सर्कल इज x minus x1, x minus x2 plus y minus y1, y minus y2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होगा ये सर्कल का इक्वेशन होगा। इस सर्कल का जिसका एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट, डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट a x1 by 1 है, b x2 by 2 है, x minus x1 x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a एंड x minus x2 x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b। क्लियर? प्लस y minus y1 x y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a इंटू y minus y2 y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b। क्लियर होता है ये बात? हम लोग सबसे पहले तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये रिजल्ट आता कैसे है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्सप्लेनेशन। अगर मैं कोई भी वेरिएबल पॉइंट P ले लूँ h, k, तो हम यहाँ पे एक नया डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं। बेसिक थ्योरम ये कहता है कि डायमीटर ऑलवेज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे 90 डिग्री क्रिएट करेगा। तो अगर मैं कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लूँ, वो इस तरीके से मूव करे कि एंगल APB is always 90 degree, then locus of the point P h, k is a circle। बात क्लियर होता है? कहने का मतलब क्या हुआ कि another definition of the circle is, another definition of circle is
it is locus of a point, it is locus of a variable point ph comma k which moves in such a way such that angle APB is always 90 degree, then locus of point P is a circle. क्लियर है डेफिनेशन कि ये लोकस के फॉर्म में सर्कल का एक नया डेफिनेशन आया है कि कोई भी वेरिएबल पॉइंट P इस तरीके से मूव करे कि ये एंगल APB हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इज 90 डिग्री। कहीं भी हम P पॉइंट ले, चाहे ये P पॉइंट इस जगह पे हो तो भी एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि ये P पॉइंट हम इस जगह पे लिए तो भी इसके साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तब इस सर्कल जो ये P पॉइंट का लोकस होगा वो एक सर्कल होगा। क्लियर है? अब हम इससे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का कोशिश करते हैं कि फॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल या इक्वेशन ऑफ लोकस, फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस, कि लोकस का इक्वेशन क्या होगा। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है कि एंगल APB इज ऑलवेज 90 डिग्री, इट इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ PB इज ऑलवेज इक्वल टू -1। मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ AP लाइन एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ PB लाइन हमेशा -1 होना चाहिए। और स्लोप निकालने का तरीका हम लोग स्ट्रेट लाइन में सीखे हैं कि स्लोप ऑफ AP कितना होगा, चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट, मतलब x माइनस बाई 1 अपॉन h माइनस x1। स्लोप PB कितना होगा, k माइनस बाई 2 अपॉन h माइनस x2 इज इक्वल टू -1। क्लियर है? अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा k माइनस बाई 1, k माइनस बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h माइनस x1 और h माइनस x2। दिस इंप्लाइज h माइनस x1 h माइनस x2 प्लस बाई माइनस k माइनस बाई 1 k माइनस बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज required locus is x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equal to 0। यही रिक्वायर्ड लोकस लाना था एंड इट इज अ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि लोकस जो आ रहा है वो सर्कल आ रहा है। हम लोग जानते हैं बेसिक थ्योरम से कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो जब एंगल PAB हमेशा 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स कि मूवमेंट ऑफ द पॉइंट P इज अ सर्कल। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। अब आइए, अब यहाँ से हम लोग सीखे कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो आएगा डायमीट्रिक फॉर्म में x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनने जा रहा है। ये देखिएगा, दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन हम लोग क्वाड्रेटिक में सीखे हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई इफ टू लीनियर फैक्टर आर गिवन, है ना। उसमें तरीका ये होता है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखने का कोशिश करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस
x1 प्लस x2x प्लस x1 x2, ठीक है। दूसरा बाई स्क्वायर के लिए अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर माइनस बाई वन प्लस बाई टू एक्स, सॉरी बाई वन प्लस बाई टू बाई प्लस बाई वन इंटू बाई टू इज इक्वल टू 0। समझ में आता है ये बात? अब ये क्लियर है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इट इज द अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बाई। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड दिस पार्ट इज द अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बाई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x और y के टर्म में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उन दोनों का सम एक सर्कल देगा। यहां से तो यही क्लियर होता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है और ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है और इन दोनों का सम एक सर्कल देगा। क्लियर है? अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2x माइनस y1 प्लस y2y प्लस x1 x2 y1 y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर होता है बात? तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म है और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, नाउ कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 और ये जनरल इक्वेशन 1 2 मानते हैं। तो कंपेयरिंग these two equation we find out the value of 2g is equal to minus of x1 plus x2 and the value of 2f is equal to minus of y1 plus y2। क्लियर? और यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो x1 प्लस x2 by 2 is equal to minus g and y1 plus y2 by 2 is equal to minus f। देखिएगा क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना? तो जैसे ही हम ये बात लिखें इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल इक्वेशन है उसका जो सेंटर होगा वो तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा। रेडियस पे भी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और माइनस जी का मान जो है वो x1 प्लस x2 बाई 2 आ रहा है और माइनस एफ का जो मान है वो y1 प्लस y2 बाई 2 आ रहा है। मतलब हम लोग यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं कि दो एक्सट्रीमिटीज ए और बी डायमीटर का है तो इसका मीट पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल देगा और सेंटर ऑफ द सर्कल का जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, मीट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा ये भी लाइन सेगमेंट का। क्लियर? तो इसका जो मीट पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये बात यहाँ से भी हम लोग देख पा रहे हैं। क्लियर होता है बात? तो पहला बात तो क्लियर है कि ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के केस में अगर हम लोग सर्कल के लिए बात करेंगे, सर्कल के सेंटर के लिए बात करेंगे तो सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज द मीट पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए। क्लियर? दूसरा बात हम लोग यहाँ पे ये सीखे कि अगर दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्लियर, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म में है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म में है, तो इन दोनों का सम एक सर्कल का इक्वेशन देगा। ठीक है? और x का रूट और y के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिफरेंट रूट्स होंगे, x के रूट, x क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x के रूट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y के रूट जो होंगे वो एक्सट्रीमिटीज ऑफ a और b का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर होता है बात? ठीक है? तो वही सारा बात हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हैं।
अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसको पहले नोट कीजिए। क्वेश्चन है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ व्हिच डायमीटर आर 2, -3 एंड -2, 4 फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। सबसे पहले तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है। यदि डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट 2, -3 और -2, 4 दिया, मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, और हमसे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, जैसे मानते हैं कि ये सर्कल है और ए बी का जो कोऑर्डिनेट है ये दिया हुआ है, ए बी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, -3, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 4, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा सी का। इसका मतलब क्या होगा कि ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2, -3, बी का कोऑर्डिनेट -2, 4, तो x1/1 और x2/2 के टर्म में, डायमीटर के टर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - x1 x - x2 y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x1/1 का मान पुट करेंगे तो x का मान हो जाएगा x - 2 y प्लस x - 2 और x + 2, इसका मान हो जाएगा y + 3 और y - 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आएगा x² - 4, ये आना चाहिए y² - y -12 इज इक्वल टू 0। मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² माइनस y, देख लेना है क्योंकि ये इसमें x का टर्म नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या ये आ रहा है, देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट होता है, अभी हम लोग डिस्कशन किए थे। तो सेंटर के लिए हम लोग लिखना चाहें तो मिड पॉइंट हमारे पास है इस केस में 2 - 2 0 और 4 - 3 1/2। तो सेंटर तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं 0, 1/2। और इस इक्वेशन से अगर हम लोग सेंटर निकालें तो x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 होगा, और y के लिए लिख सकते हैं +1/2। और रेडियस अगर निकालना चाहें तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू g² f² -16। सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा 1/4 प्लस 16 65/4। क्लियर है, देखिए आंसर। बात समझ में आता है? तो बिल्कुल बेसिक चीज है, यहाँ पे हम लोग इसको कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। जैसे भी हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे और जैसे ही हम सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे तो सेंटर और रेडियस निकालना तो बिल्कुल आसान होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए स्क्वायर whose साइड इज 2a, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टेकिंग AB एंड AD एज द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस स्क्वायर ABCD का जो AB लाइन और AD साइड है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में x और y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। आप कुछ भी मान सकते हैं, AB को अगर x पे लीजिएगा तो AD y पे होगा, तब आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y दिया हुआ है। इस x और y के लिए अगर हम AB के लिए बात करते हैं तो मान लीजिए ओरिजिन A है, B और D, इसका मतलब C इस जगह पे आएगा, और जैसे ही C इस जगह पे आ रहा है हम यहाँ से एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं ABCD। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज 2a, तो ये भी जो लेंथ होगा वो 2a के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ऑफ
ए तो 0,0 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2a,0, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 0,2a एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 2a,2a। दिखाइए बात। अब क्वेश्चन में फर्दर ये बोला जा रहा है कि इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल का इक्वेशन आपको बताना है जो कि ABCD से पास कर रहा है। क्लियर? तो जो भी सर्कल ABCD से पास कर रहा है उस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो होगा AC, और AC का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज द सेंटर फॉर द सर्कल। ठीक है? या अगर हम इस डायगोनल को मिलाते हैं तो भी ये इसी सेंटर से पास करेगा, और CD और AB डायगोनल, AC डायगोनल डायमीटर ऑफ दिस सर्कल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल AC एंड BD is a diameter of circle or diameter of circle passing through ABCD। ठीक है, ये बात तो क्लियर होता है। अब जैसे ही हम डायमीटर हमको पता चल गया, डायमीटर का कोऑर्डिनेट हमको दिख रहा है, तो डायमेट्रिक फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। अब तो बहुत सारा तरीका आ गया, सेंटर निकाल कर रेडियस निकाल कर सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या डायमेट्रिक फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको डायमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए जाएंगे तो आइदर बी कंसिडरिंग AC डायगोनल या कंसिडरिंग BD डायमीटर। क्लियर? या तो हम लोग AC डायगोनल को कंसीडर करेंगे या AC डायमीटर को कंसीडर करेंगे या BD डायमीटर को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि AC डायगोनल को कंसीडर करते हैं तो AC डायगोनल या AC डायगोनल AC डायमीटर को कंसीडर करते हैं। तो AC डायमीटर को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल है ना, रिक्वायर्ड सर्कल इज x माइनस 2a x1 साथ में x माइनस 0 प्लस y माइनस 2a साथ में y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, और इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट A and B are the roots of the equation x square minus 8x plus 12 is equal to 0 and their ordinates are the roots of the equation x square minus 4x square minus 14x plus 45 is equal to 0. Find the equation, center and radius of the circle with AB as a diameter. क्लियर? मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास AB डायमीटर के सर्कल का एक्सट्रीमिटीज का जो कोऑर्डिनेट है x1 by 1 और x2 by 2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स होंगे x1 और x2 जो कि एब्सिसा ऑफ AB है। एब्सिसा ऑफ AB का मतलब क्या हुआ कि अगर हम x1 और x2 का मान निकालें तो A के x1 का मान निकल कर आएगा और B पॉइंट के x2 का मान निकल कर आएगा। क्लियर होता है बात? और साथ में ये दिया हुआ है कि सेकेंड इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स होंगे बाई 1 बाई 2। क्लियर? क्यों बाई 1 बाई 2 ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि ऑर्डिनेट ऑफ AB आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। तो जो बाई 1 और बाई 2 का मान निकल कर आएगा वो इससे निकल कर आएगा। तो आप यहाँ पे इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसका इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर
दोनों रूट्स निकाल लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोनों रूट्स निकाल लीजिए और इस पॉइंट पे आप पुट कर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां से x1 का जो मान निकल कर आएगा, रूट्स दो निकल कर आएगा, x1 और x2 कुछ भी हो सकता है। आइदर x1 इज इक्वल टू x1, मान लेते हैं कि x1 का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा -2 और x2 का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा -6। सॉल्व कीजिएगा, आपको आसानी से रूट्स निकल कर आ जाएगा। क्लियर? और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y1 का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा -9 और y2 का जो मान निकल कर आएगा वो -5। क्लियर? या तो आप y1 को -5 लिख सकते हैं या y2 को -9 लिख सकते हैं, उस बात से कोई खास अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। हम यहाँ पे ये कंसीडर किए हैं कि यदि x1 -2 है तो x2 -6 होगा और y1 -9 है तो y2 -5 होगा। अगर आप इसको रिवर्स भी करते हैं कि अगर x1 -6 है और तो x2 कितना हो जाएगा -2 और अगर y1 -5 है तो y2 कितना हो जाएगा -9। क्लियर है बात? तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, उस बात से मतलब नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पे इस चीज को मानकर चलते हैं कि x1 का मान इस रूट को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक रूट जो है वो -2 आया, दूसरा रूट -6 आया और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक रूट जो है -9 आया, दूसरा रूट जो है -5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्कल के ए बी का जो कोऑर्डिनेट आएगा x1 -2 लेंगे तो b का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा? -6 के बराबर होगा और a का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो -9 के बराबर होगा और b का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो -5 के बराबर होगा। क्या हमारे पास एक्सट्रीमिटीज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर पता है ना, कि डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट a और b हमको पता है, तो क्या हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एज मेथड होता है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सर्कल का इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। इसी चीज को मैंने आपको ये बताया था कि ये इक्वेशन निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है, इसके ऑल्टरनेटिव मेथड देखिएगा ध्यान से कि ये इक्वेशन जो है बाई वाला, ये एक्चुअली बाई के रूट्स को दे रहा है। मतलब अगर हम इस इक्वेशन के वेरिएबल को x के जगह पे बाई पुट कर दें तो ये बाई के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 14y + 45 इज इक्वल टू 0 बनेगा और इसके दो रूट्स होंगे y1 y2, एक ही बात है, जो कि y1 -9 है और y2 -5 है। तो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x और y दिया हुआ है तो उन दोनों का कंबाइन इक्वेशन सेम इक्वेशन निकल कर आएगा। अब मैं इसके कंबाइन इक्वेशन को लिखता हूं तो नाउ इक्वेशन फॉर रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वेशन फॉर रिक्वायर्ड सर्कल इज। देखिएगा, जैसे ही हम इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल निकालेंगे तो x² प्लस x² x -2, आप यहाँ पे इसको सही कीजिए, रूट्स जो इसका आएगा वो +2 -2 -5। ठीक है, ये सही कीजिए तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इसका रूट 2 और 6 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रहा है -2 -2, ये वैल्यू आ रहा है -6, ये वैल्यू -9। ठीक है, और ये आ जाएगा -5। क्लियर होता है चीज? आगे हम इसको सॉल्व भी करेंगे। चलिए इसको पहले सॉल्व करके लिखते हैं। इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो ये आ जाएगा x² -8x + 12, ये आ जाएगा y² -14y + 14y + 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो वैसे ही हम यहाँ पे आपको ये बताया कि ये इक्वेशन क्या दे रहा है एग्जैक्टली, x² के कोऑर्डिनेट, x² के क्वाड्रेटिक और y² में जो क्वाड्रेटिक है उसका सम दे रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे जो ये इक्वेशन है सेकंड नंबर इक्वेशन, वो एक्चुअली a और b के बाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। बाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स का रूट्स है ना, इसके जो रूट्स है वो बाई कोऑर्डिनेट ऑफ a और b है।
तो हम इसी इक्वेशन को बाई के टर्म में लिखते हैं। देखिएगा, इसको x के जगह पे बाई पुट करेंगे और इसको ऐड करेंगे। मतलब अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन x के टर्म में गिवन था, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखे। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं 1 प्लस थर्ड, तो वो क्या देगा, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा 1 प्लस थर्ड। तो 1 प्लस थर्ड को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आएगा हमारे पास, वो आएगा एक्स स्क्वायर 8x प्लस 12 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 मतलब हमारे पास सिंपल, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर आपके पास एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट का रूट्स दिया हुआ है, तो हम उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सम करके सर्कल के इक्वेशन को लिख सकते हैं। और जैसे ही आप सर्कल के इक्वेशन को लिखते हैं तो आप यहां से इसको अरेंज करके लिख लीजिए, बाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 14y प्लस 57। देखिएगा 5 2 7 4, ठीक है, 4 1 5 57। अब हम लोग इसका सेंटर निकाल सकते हैं। तो इसका जो सेंटर आएगा वो 4,7 आएगा। और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बात करें तो रेडियस आ जाएगा 44 का 16 प्लस 49 माइनस 57। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ रहा है हमारे पास, देखना है इसको, ठीक है, 9 8 17 16 माइनस 8, क्या ये आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। और 16 माइनस 8 के लिए लिख सकते हैं 8 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2√2 यूनिट इज द आंसर। क्लियर होता है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का तरीका सीखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बाई का कोऑर्डिनेट दे रहा है या बाई के ए और बी के बाई के कोऑर्डिनेट का रूट्स रिप्रेजेंट करता है, उस इक्वेशन को बाई के टर्म में लिख देंगे और उन दोनों को ऐड कर कर आसानी से सेंटर और रेडियस को निकाला जा सकता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 डिफरेंट पॉइंट। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इस कारण से गिवन है क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से आप एक सर्कल को नहीं पास करा सकते। अगर कोई तीनों पॉइंट ए बी सी एक लाइन पे हो तो ऐसा कोई भी सर्कल पॉसिबल नहीं है जो कि तीनों से पास करे, है ना, और वो एक सर्कल का इक्वेशन हो। पहला बात क्लियर होता है। लेकिन अगर हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, तो इस 2 पॉइंट से यूनिक सर्कल पास करता है। क्लियर है। अभी हम लोग सीखे हैं डायमेट्रिक फॉर्म में। और कोई सिंगल पॉइंट ए है तो इस पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकता है। कोई भी सर्कल का इक्वेशन हो सकता है इस फॉर्म में, ठीक है, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। तो सिंगल पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास करता है, 2 पॉइंट से यूनिक सर्कल पास करता है। यूनिक सर्कल बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल 2 गिवन पॉइंट से पास कर सकता है, जो कि डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल का फॉर्म हम लोग अभी सीखे हैं। और तीसरा जो केस है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो अगर वो कोलिनियर नॉन कोलिनियर बोला ही जा रहा है तो वो हमेशा एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और अगर आप इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल से आप एक सर्कल पास करा सकते हो, ठीक है, एक यूनिक सर्कल पास करा सकते हो। तो यूनिक सर्कल पास करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है और इस 3 पॉइंट को लेते हुए हम लोग एक सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1/1 x2/2 और x3/3 दिया हुआ है। अब इस तीनों पॉइंट से पास करते हुए सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू एबीसी। अब हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए जो कि एबीसी से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल हमको चाहिए। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो सकता है? तो हमारे पास 2 मेथड है इस चीज को सीखने के लिए। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं कि हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को मानते हैं कि लेट जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज, या जनरल इक्वेशन फॉर दिस सर्कल, जनरल
equation of circle passing through A, B, C non-collinear point. You are passing through ABC non-collinear point is x square y square 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हम लोग एक जनरल सर्कल कंसीडर करते हैं जो कि ABC पॉइंट से पास कर रहा है। अब यहाँ पे जो बात हमको ध्यान में रखना है कि इस सर्कल के इक्वेशन में, मानिए इसको इक्वेशन 1, तो इस सर्कल के इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो G, A फॉर C एज अ वेरिएबल है। बाकी सबका कोफिशिएंट हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर पता नहीं है तो G का मान, बाई के कोफिशिएंट एफ का मान और कांस्टेंट टर्म का मान। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस जगह पे G, A फॉर C का मान निकाल लें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। क्लियर? अब ये इक्वेशन जो सर्कल का है एक्स और बाई के टर्म में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स बाई के टर्म में, वो सर्कल का इक्वेशन ये है और ये सर्कल पास कर रहा है ABC से, तो सी एक्स कॉमा बाई passing through A x1 by 1, B x2 by 2 and C x3 by 3। This implies अगर हम लोग सर्कल का इक्वेशन में x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 पुट करें तो इक्वेशन बनेगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f/1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से सर्कल के इक्वेशन में अगर हम लोग x2/2 b का मान पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगा x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2gx2 2f/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, और सर्कल के इक्वेशन में x3 बाई 3 के लिए अगर वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा x3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर 2gx3 2f/3 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ गया चौथा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, GFC का मान चाहिए। 3 वेरिएबल है और 3 डिफरेंट इक्वेशन बना GFC के टर्म में। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, GFC का मान निकालकर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ इसके बाद का जो मेथड है कि नाउ सॉल्व इक्वेशन, नाउ सॉल्व इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, find f value of FGC, find the value of G, F and C। पहला बात क्लियर होता है कि हम G, F और C का मान निकालेंगे और जैसे ही G, F और C का मान निकालेंगे एंड पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, we get required equation of circle passing through ABC, passing through triangle ABC। क्लियर है? तो पहला मेथड क्लियर है। जनरली हम लोग इसी मेथड का यूज करते हैं, लेकिन इससे भी आसान मेथड होता है डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला। डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में अगर हम उस मेथड का यूज करते हैं तो जो ये यहाँ पे कैलकुलेशन करने का समय है जिसमें हम लोग GFC निकालेंगे, ये आपको आसान दिख रहा है, पर जब आप एग्जाम में सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो ये मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उससे बेहतर है कि आप इसको डिटरमिनेंट्स फॉर्म में याद रखकर सॉल्यूशन करने का ट्राई कीजिएगा। हम अभी दोनों तरीके से क्वेश्चंस को बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ
एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो है कि डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में आप इसको आसानी से सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारे पास 12th क्लास में डिटर्मिनेंट्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका हमको बिल्कुल फ्रिक्वेंटली हम उसके प्रॉपर्टीज वगैरह का यूज कर पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में रहते हैं। तो जब भी आप फाइनल एग्जाम में जाओ या कम्पिटेटिव एग्जाम में जाओ तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स के लिए द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज द वेरी यूजफुल। क्लियर है? तो हम इसमें सेकेंड मेथड सीखने जा रहे हैं, मेथड 2, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल या ऑल्टरनेटिव मेथड, जो कि ज़्यादा समय आपको बचाएगा, कम समय में हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल passing through vertex of triangle ABC, vertex of triangle ABC is, देखिएगा मेथड क्या कहता है। हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्म कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाई 1। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स बनेगा, लेकिन जब हम इसका कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो ये 3 ऑर्डर में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? तो पहला जो हम लोग रो लेंगे वो वेरिएबल का रो लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमेशा सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। दूसरा टर्म बनेगा एक्स और वाई का, और तीसरा बनेगा सी का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ हम लोग लिख लेंगे, और एक्स बाई और 1 कॉन्स्टेंट की जगह पे 1 फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो में इसी पॉइंट को स्क्वायर के टर्म में लिखते जाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है x1 वो लिखेंगे x1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, उसकी के लिए x के लिए x1, बाई के लिए बाई 1 और 1। सेकेंड थर्ड रो को लिख सकते हैं x2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर x2 बाई 2 1, और फोर्थ रो को लिख सकते हैं x3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर x3 बाई 3 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखने में तो आपको बड़ा सा लगेगा कि ये 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है जिसपे हम लोग काम कम करते हैं, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखें और R1 में R2 को माइनस करें, R2 में R3 को माइनस करें, R3 में R4 को माइनस करें, या किसी भी एक रो को R2, R3, R4 में सब में माइनस कर दें, ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से कैलकुलेशन भी आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बात हम लोग क्वेश्चन के दौरान सीखेंगे। बस जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का या इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए जाते हैं तो उसका ये 2 मेथड है कि या तो आप जनरल इक्वेशन को कंसीडर करके सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करा कर सॉल्व कर GFC का मान निकाल कर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, या उसका दूसरा तरीका है डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में आप सर्कल को इस तरीके से लिखिए कि पहला रो जो होगा वो वेरिएबल का होगा। क्यों वेरिएबल का होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है, कॉन्स्टेंट का टर्म है, तो पहला वेरिएबल, दूसरा एक्स वेरिएबल, बाई वेरिएबल और तीसरा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो में इसकी जगह पे x1 बाई 1 मतलब a पॉइंट का कोऑर्डिनेट बाई b पॉइंट का कोऑर्डिनेट और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखकर डिटर्मिनेंट्स अरेंज कीजिए और इस डिटर्मिनेंट्स को यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर आप आसानी से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। क्लियर होता है ये बात? क्वेश्चन से हम लोग इस चीज को सीखते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the 3 non-collinear points 1,1, 2,-1, 3,2 है ना। हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए जो कि ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है। तो मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये A पॉइंट है 1,1, B पॉइंट है 2,-1 और C पॉइंट है 3,2। तो मानते हैं लेट मेथड 1 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर बाई स्क्वायर 2gx 2f बाई प्लस c इज इक्वल टू 0। और जैसे हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो इसको पास कराने जा रहे हैं किससे? 1,1 से, है ना। तो 1,1 से पास कराकर हम सी ए के लिए मान लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स 1 स्क्वायर 2g 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन बनेगा 2g 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन।
इसी तरीके से बी 2, -1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1 + 4g - 2f + c = 0, और ये लिखा जा सकता है 4g - 2f + c = -5। क्या ये लिखा जा सकता है? इसी तरीके से c के लिए अगर बात करें तो 3, 2, तो 3, 2 को लिख सकते हैं 9 + 4 + 3 6g + 2 4f + c = 0, और ये लिखा जा सकता है 6g + 4f + c = -13। ये तीसरा इक्वेशन। अब हमारे पास इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर कर हम लोग जी, एफ और सी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने जाइएगा तो ये लिखा हुआ है 2g 2f + c = -2, और सेकेंड नंबर है 4g - 2f + c = -5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इससे कैंसिल, -2g ये इससे कैंसिल = 3, और g = -3/2। देखते हैं क्या ये लिखा जा सकता है। तो सीधा g का मान निकल कर आ गया। अब वैसे ही हम लोग सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं और g को कैंसिल आउट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। या आप g का मान किसी एक में रख दीजिए तो f का भी मान निकल कर आ जाएगा इसी इक्वेशन में। देखते हैं नेक्स्ट, इसको सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं या फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। जी निकालनी है तो जी को एलिमिनेट कर देते हैं, एफ और सी में इक्वेशन बन जाएगा। तो जी के लिए अगर मैं -3/2 रखता हूँ तो 2f + c = -2 - 2g, तो -2g का मान आ जाएगा 2 - 3/2। ये इससे कैंसिल, और ये बनेगा हमारे पास, चलिए इसको आप साइड में रख लीजिए, इसको आप ऐसे लिखो 2g + 2f + c = -2, और थर्ड है 6g + 4f + c = -5, ठीक है। देखते हैं अब मैं इन दोनों को g एलिमिनेट करना चाहूँ, f का मान हमको निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा बच्चा। आप फर्स्ट और सेकंड को ही सॉल्व कर लीजिए वापस, फर्स्ट और सेकंड से f का मान निकालिए। देखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है 2g 2f + c = -2, और ये आ रहा है 4g - 2f + c = -5। हमको g एलिमिनेट, f एलिमिनेट करना है, तो f तो ऐसे एलिमिनेट हो जा रहा है, g एलिमिनेट करना है। तो g एलिमिनेट करने के लिए इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये इक्वेशन बनेगा 4g + 4f + 2c = -4, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल आउट, -6f और -c = -1। क्या ये इक्वेशन आ रहा है? इसको हम लोग चौथा इक्वेशन मानेंगे। g का मान निकला हुआ है, f और c में एक और इक्वेशन बनाना है। f और c में एक और इक्वेशन बनाने के लिए सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2g + 2f + c = -2, और थर्ड इक्वेशन है 6g फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है 6g 4f + c = -13। तो अगर हम इसको और थर्ड को, इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लें, देखते हैं क्या बनता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6 - 4 2f, ये आ जाएगा +2c, ये आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
ये आ जाएगा देखना -6 + 13 7, क्या ये आ रहा है? ठीक है ना। और अब हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं f + c = 7/2 इज द 5th नंबर। नाउ सॉल्विंग 4th एंड 5th, तो जैसे ही 4th और 5th को सॉल्व करेंगे तो f + c = 7/2 अकॉर्डिंग टू 5th, और -6f - c = -1। एडिशन कर दीजिए तो -5f = 7/2 - 1, है ना। तो ये आ जा रहा है -5f = 5/2। ये इससे कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज f = -1/2। ठीक है, तो हमारे पास g का मान निकल कर आ गया, f का मान निकल कर आ गया। मतलब क्या हुआ कि इस सेंटर का कोऑर्डिनेट, मतलब चलिए c निकाल लेते हैं। c के लिए हम लोग क्या करते हैं, c के लिए किसी भी एक इक्वेशन में g और f का मान पुट करते हैं। यहां पर लिखने जा रहे हैं, देखिएगा 4c पुट g and f in 1। पहले में g और f का मान पुट करेंगे तो 2 - 3/2 प्लस 2 f के लिए -1/2 और प्लस c किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू -2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं -3 - 1 -4 प्लस c इज इक्वल टू -2, और c के लिए क्या लिख सकते हैं 2। तो c का जो मान आ जाएगा वो 2 आएगा। अब क्या हमारे पास g, f और c का मान पता चल गया। g का मान -3/2, c का मान c का मान 2, और f का जो मान है वो -1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड सर्कल जो बनेगा, इक्वेशन फॉर रिक्वायर्ड सर्कल H, यहां पर लिख रहे हैं इक्वेशन फॉर रिक्वायर्ड सर्कल, इक्वेशन फॉर रिक्वायर्ड सर्कल। हम इस सर्कल के इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, है ना, या इक्वेशन C में, इक्वेशन A मान लीजिए इसको, इक्वेशन P में हम लोग g, f और c का मान पुट करते हैं। तो g, f, c का मान पुट कीजिएगा तो ये बनेगा x² y², g के जगह पे कितना रख दे -3/2, तो -3 - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3x। f की जगह पे कितना वैल्यू रखें -1/2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा -22, और c के लिए क्या लिख सकते हैं, c = 2 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। क्लियर होता है। तो पहला जो मेथड है उसमें कैलकुलेशन लेंदी होता है, हमको 2-3 इक्वेशन सॉल्व करना है। इसी कारण मैंने आपको बताया कि जो डिटर्मिनेंट्स मेथड है इसका वो ज़्यादा आसान है। अभी हम लोग आते हैं उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अल्टरनेटिव मेथड पे डिस्कशन करते हैं। तो अभी हम लोग लिखे थे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू three non-collinear point, 3 non-collinear point A x1/1, B x2/2, C x3/3 सीखे थे। तो यहाँ पे ये A है, B है और C है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, required equation of circle CH x² y² x/1, x1² y1² x1/1 x2² y2² x2/1 x3² y3² x3/1। इससे बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि अब ये तो 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो हम इसका वैल्यू लिखते हैं, फिर बताएंगे आपको कि इसका आसान तरीका क्या है सॉल्यूशन करने का। देखते हैं, इसके लिए लिखा जा सकता है, बोला गया था कि फर्स्ट रो जो है वो वेरिएबल का होगा x/1, सेकेंड रो में आप पॉइंट A x1/1 का
कंसिडर कीजिए और इसको वैल्यू पुट कीजिए। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। क्लियर? उसी तरीके से थर्ड रो के लिए लिख सकते हैं x2 का मान 4 प्लस 1 5, 2 माइनस 1 1, और x3 थर्ड रो को लिखा जा सकता है, सॉरी फोर्थ रो को लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 3 2 1 और इसका स्क्वायर 1, तो 9 और 2, 9 का 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 13। क्लियर? अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है कि अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स का इक्वेशन आता है। तो आप ये देखो कि अगर मैं सेकेंड रो को फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में माइनस कर दूं तो सारा पॉजिटिव नंबर भी रहेगा, और पॉजिटिव से मतलब नहीं है, ये आसानी से डिफरेंस आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। देखिएगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। R1 को लिख सकते हैं R1 माइनस R2, R3 को लिखा जा सकता है R3 माइनस R2, R4 को लिखा जा सकता है R4 माइनस R2। क्या ये लिखा जा सकता है? अब जैसे ही ये लिखोगे आपके पास बनेगा इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रो बनेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2, सेकेंड रो बनेगा x माइनस 1, सॉरी उसका सेकेंड कॉलम में आएगा x माइनस 1 बाई माइनस 1 0। पहला रो क्लियर है सबको? सेकेंड रो को ही माइनस कर रहे हैं तो इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज लिखेंगे। थर्ड रो में फिर हम सेकेंड रो को माइनस कर रहे हैं, तो 3 1 माइनस 2 0। फोर्थ रो में भी हम सेकेंड रो को माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 11 2, देखना क्या ये 2 आएगा 2, और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0। ठीक है? अब हम जानते हैं कि जिस रो में डिटर्मिनेंट्स 3 0 है तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको एक्सपेंशन लिखते हैं तो इसका एक्सपेंशन आ जाएगा थर्ड रो। थर्ड रो का एलिमेंट्स बनेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स माइनस 1 बाई माइनस 1 2 1 1 3। इसके अकॉर्डिंग ये नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा 3 1 माइनस 2, और ये आ जाएगा 11 2 और 1। और इसको आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, जानते हैं एक्सपेंशन का तरीका, सिंपल एक्सपेंशन करेंगे। अब इसके बाद प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए लिख सकते हैं 1 प्लस 4, देखिएगा माइनस x माइनस 1 3 22 25, और इसके लिखा जा सकता है बाई माइनस 1 6 माइनस 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, एक स्टेप और बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2, और ये लिखा हुआ है 5 माइनस, चलिए इसको इसी को 5 बना देते हैं, ये ज्यादा आसान है कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये लिखा हुआ है 5 कॉमन निकाल लीजिए सबसे, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ से 5 कॉमन निकाला, ये 5, यहाँ का 5 और यहाँ का 5, ये बना हमारे पास माइनस बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन जो लिखा जा सकता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, देखिएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहां से आ गया, यहां से लिख सकते हैं माइनस 5x, माइनस 5 आ रहा है क्या चेक करना, माइनस 5x, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कुछ लगता है थोड़ा बहुत गड़बड़ाया है। चलिए देखते हैं, जो आ रहा है वही लिखेंगे, माइनस 5x। इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस बाई, और ये आ रहा है माइनस 2 प्लस 5 प्लस 1, तो प्लस 5 प्लस 1 6 माइनस 2
माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक कीजिएगा क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आया है। ठीक है, एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं इसको। मेरे ख्याल से इतना ही आना चाहिए था। ये वाला टर्म हमको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा सेकेंड टर्म्स x माइनस 1 के लिए। तो 3 और माइनस 22, तो माइनस 22 प्लस 22 और 3 25। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5, इसको भी सॉल्व करेंगे 6 माइनस 11 5। ठीक है, यहाँ तक तो टर्म मुझे लग रहा है कि ठीक है। आप एक बार मैच कर लीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे पहले सारे टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा, और आज हम ऐप पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डालेंगे। एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।